हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ दक्ष बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, होली का सेलिब्रेशन आप सभी लोगों का अच्छा रहा होगा, ठीक है। और लेकिन अब समय आ गया है कि थोड़ा हम लोग अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और अपनी चर्चाओं को थोड़ा व्यवस्थित या अनुशासित करने का कार्य करेंगे। मैंने होली के अवकाश से पहले आपको बताया था कि दक्ष बैच के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ साथ क्या होगा, इस सप्ताह से ही आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो भी कक्षाएं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आनी है, उन तमाम प्रकार की कक्षाओं का वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन आपके सामने आना प्रारंभ हो जाएगा। होली का सेलिब्रेशन आपने भी किया, होली का सेलिब्रेशन हम लोगों ने भी किया, और इस तरीके के जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं ये बार बार तो आते नहीं हैं, इस नाते इस तरह के जो आपके फेस्टिवल्स आते हैं उनका सेलिब्रेशन किया जाना थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब हमें दोबारा कहाँ पे आना पड़ेगा, अपने अध्ययन पर और अपने अध्यापन पर। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था उसमें हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो आवश्यक जानकारियां आपके सामने आनी थी, उन तमाम प्रकार की आवश्यक जानकारियों का वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन हमने आपके सामने कर दिया था। यानी कि उस चर्चा के माध्यम से हमने आपको ये सिखाया होगा या उस डिस्कशन के बिहाफ पर हमने आपको ये समझाया होगा कि यदि आप हड़प्पा सभ्यता की दुनिया में प्रवेश पाना चाहते हैं तो शुरुआती समय में किस किस प्रकार की जानकारियां आपके सामने आ जानी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता जैसी विषय वस्तु को इतिहास के वर्गीकरण में आप लोग कहां पर लेके चलेंगे, और हड़प्पा सभ्यता को जब आप कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे या हड़प्पा वासियों के नाना प्रकार के व्यवहारों को जब आप समझने का कार्य करेंगे तो वहां आपकी जो कंप्लीट डिपेंडेंसी है वो केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही आ जानी चाहिए। हमने समझ लिया कि हड़प्पा सभ्यता के पास अपना लिखित साक्ष्य है, लेकिन वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, और हड़प्पा सभ्यता की लिपि का जो कठिनाइयों से भरा हुआ धरातल है वो सारा ग्राउंड हमने आपके सामने रख दिया है। आज जो हम प्रारंभ करेंगे, पहले एक हेडिंग मैं आपके लिए बनाना चाहूंगा कि आज आपको हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कहां से अपने आप को कैलकुलेट कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपसे कि टॉपिक तो आपका वही है कि हड़प्पा सभ्यता, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि जैसे मैंने हेडिंग आपके सामने बनाया, टॉपिक तो आपका पुराना वाला ही रहेगा, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के साथ अब आपको अपनी चर्चा में नई बात क्या जोड़ के चलनी पड़ेगी। तो अपनी चर्चा में आपको नई बात यहां पर ये जोड़ के चलना पड़ेगा कि अब आपको ये समझना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो डिस्कवरी है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का रहस्य, यानी कि ये ऐसे लिख लेते हैं कि इस सभ्यता की खोज का धरातल, ऐसे लिख लेते हैं कि इस सभ्यता की खोज का धरातल, इस सभ्यता की खोज का धरातल, ओके। और देखो, जब आप ये कैलकुलेट कराने का कार्य करोगे कि इस सभ्यता को कैसे खोजा गया, या जो सभ्यता जमीन के नीचे दबा हुआ था उस सभ्यता को बाहरी एक्सपोजर कैसे दिया गया, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। और यहाँ से कई प्रकार की जो रोचक जानकारियां हैं वो भी आप जोड़ के चलते हैं। यानी कि हमने मेन टॉपिक अपना के लिया वही, लेकिन अब हमें क्या समझना है कि हड़प्पा सभ्यता की डिस्कवरी का जो ग्राउंड है या हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो धरातल है, हम उसे कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे। तो मैं यहां पर आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय में आप एक ग्राउंड क्या बनाएंगे कि प्रारंभ किसने किया, प्रारंभ किसने किया, हड़प्पा सभ्यता की खोज के संदर्भ में प्रारंभ किसने किया। अब देखो, जब मैंने ये कहा आपसे कि प्रारंभ किसने किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता को बाहर लाए जाने के संदर्भ में प्रारंभिक दौर में जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो तमाम प्रकार की एक्टिविटीज आप कैसे लेके चलेंगे। और एक आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर सहयोग किसने किया। एक ग्राउंड आप क्या बना के चलेंगे कि सहयोग किसने किया, सहयोग किसने किया। तो ये दो प्रकार के जो आपके नेसेसरी ग्राउंड्स हैं
ये यहाँ पर आपको इस्टेब्लिश करके चलने पड़ेंगे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को बाहर लाए जाने के संदर्भ में प्रारंभ किसने किया है और जिसने प्रारंभ किया है उसका कोऑपरेशन यानी कि उसका सहयोग किसने किया है। तो यहां पर जो प्रारंभ किसने किया है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएंगे। यहां पर आपको अंग्रेजों को थोड़ा प्रमोट करके चलना पड़ेगा, यानी कि प्रारंभ किसने किया है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए, ब्रिटिशर्स। यहां पर आपका राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए, ब्रिटिशर्स। यानी कि प्रारंभ किसने किया, अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने जब प्रारंभ किया है यानी कि अपने एक्टिविटीज को लाना स्टार्ट किया है तो उसमें कोऑपरेशन कौन करेगा, सहयोग कौन करके चला। तो सहयोग कौन करेगा, इंडियंस, यानी कि कौन करेंगे, भारतीय करेंगे। तो अगर ये पूरी इक्वेशन को आप जोड़ के देखेंगे तब जाकर के आपको बताने का मौका मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता की डिस्कवरी क्या है या हड़प्पा सभ्यता को बाहरी जो एक्सपोजर है वो किस तरीके से दिया गया है। ये इक्वेशन बहुत पाक साफ है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ परीक्षाएं ऐसी आ जाती हैं जहां पर आपको लिख करके आना होता है। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज का रहस्य आपको लिख करके आना पड़े तो उसमें मैं तो यही कहूंगा कि जो इक्वेशन मैंने यहां पर आपको देने का कार्य किया है इस इक्वेशन को क्या है अभी आप अपने साथ जोड़ के चलेंगे कि प्रारंभ किसने किया, योर आंसर शुड बी ब्रिटिशर्स। और यहां पर कोऑपरेशन किसने किया, योर आंसर शुड बी इंडियंस। तब जाकर के आप फाइनली बता पाएंगे कि मामला कैसे कैसे क्या है बाहर आया है। अब यहां पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा, अब यहां पर आपको क्या है भाई समय आधारित चर्चा करनी पड़ेगी। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहां पर जो आपको अपना डिस्कशन लाना पड़ेगा उसको आप क्या कहेंगे कि समय आधारित चर्चा। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, समय आधारित चर्चा आपको कहनी है, समय आधारित चर्चा आपको कहनी है। और ये जो समय आधारित चर्चा आपको लेकर के चलना है इसमें सबसे पहला जो टाइम आप लेकर के चलेंगे ये टाइम आपका क्या रहेगा, 1826 एडी का रहेगा। स्टार्टिंग वाला जो टाइम आप लेके चलेंगे तो ये टाइम आपका यहां पर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, 1826 एडी का रहेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि ये आपके लिए क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मामला कई बार क्या है अभी आप लोगों की परीक्षाओं में आया हुआ है। अब यहां पर इस चीज को हम लेके कैसे चलेंगे, देखो 1826 ईस्वी में आपको कैलकुलेशन किसकी करनी है, चार्ल्स मैसन। और ये नाम मैंने बता दिया आपको, चार्ल्स मैसन। ये वही चार्ल्स मैसन है जिनको हड़प्पा सभ्यता की लिपि का खोजकर्ता माना जाता है। और यहां पर जो आपके चार्ल्स मैसन है ये एक अंग्रेज हैं और अंग्रेज होने के साथ साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों, पुरातात्विक विद भी हैं। अंग्रेज होने के साथ साथ क्या है यहां पर पुरातात्विक विद भी हैं। और ये जो आपके चार्ल्स मैसन हैं इनको सवाल देने का कार्य करेंगे कि सर्वप्रथम यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम इन्होंने ही, ये सवाल आता है, सर्वप्रथम इन्होंने ही हड़प्पा के टीले को देखा था, 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 हड़प्पा के टीले को देखा था। ये सवाल आप लोगों की परीक्षाओं में न जाने कितनी बार आ चुका है कि भाई ऐसा कौन सा पुरातात्विक विद रहा जिसने सबसे पहले हड़प्पा के टीले को देखने का कार्य किया, जिसने सबसे पहले हड़प्पा के टीले को देखने का कार्य किया। तो जो यहां पर आपका हड़प्पा का टीला है हिंदी में, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, माउंड ऑफ हड़प्पा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, माउंड ऑफ हड़प्पा कहा जाता है, माउंड ऑफ हड़प्पा कहा जाता है। और ये जो आपका हड़प्पा का टीला है इसको सबसे पहले देखने का कार्य किसने किया था, तो आपका आंसर क्या होगा, चार्ल्स मैसन होगा। असल में मामला क्या है, मामला ये है देखो कि रफली अगर हम यहां पर इंडिया का मैप बना के चलें, ये कैलकुलेशन आपको बहुत प्यार से करना पड़ेगा। और इस तरह की कैलकुलेशंस क्या हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाती हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है मेरे प्यारे साथियों ज़रूरी हो जाती है। मामला कैसे आपको समझना है, क्योंकि सवाल आता है, हम जल्दबाजी करके नहीं चलेंगे, हमको अपनी प्रॉपर कैलकुलेशंस यहाँ पर क्या है करके चलना होगा। तो मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा कि मामला कहाँ आप लेके जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया में लेके जाएंगे। यानी कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है वहां पर आपको अपनी कैलकुलेशन को क्या है लेकर के जाना होगा।
और यहां पर जो आप चार्ल्स मैसन महोदय को देख पा रहे हैं, तो चार्ल्स मैसन महोदय के बारे में आप इस प्रकार की लैंग्वेज लेकर के चलेंगे कि मामला 1826 का है, तो 1826 में क्या है, यह भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की यात्रा पर रहे। अब मान लीजिए ये क्या है, पुरातात्विकविद हैं, तो अगर पुरातात्विकविद किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की यात्रा करने की बात करेगा, या अगर कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट पर्टिकुलर किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन को विजिट करने की बात करेगा, तो वो अपना इंटरेस्ट क्या लेकर आएगा, वो अपना इंटरेस्ट कैसे लेकर आएगा, उसी सोच के हिसाब से उस भौगोलिक क्षेत्र को विजिट करने की बात करेगा जो उसके पास है। इनके पास क्या सोच है, ये है पुरातात्विकविद। और अगर ये पुरातात्विकविद हैं, तो अब आपको यहां पर यही लैंग्वेज बना के चलना पड़ेगा कि पुरातात्विकविद होने का जो भाव है, एक पुरातात्विकविद किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को किस प्रकार से देखता है, किस प्रकार से उसके कैलकुलेशन करता है, तो ये भी इसी प्रकार की कैलकुलेशन कर रहे थे और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में क्या है, अपनी यात्राएं कर रहे थे। अचानक से इन्होंने हड़प्पा के टीले को देखा। अब हड़प्पा के टीले का मतलब क्या होगा, यहां पर हड़प्पा के टीले का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने इंग्लिश में आपको लिख के दिखाया, माउंड ऑफ हड़प्पा। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अजीब सी आकृति देखी। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने क्या है, अजीब सी आकृति देखने का कार्य किया। इस तरह की क्या है, इन्होंने अजीब सी आकृति को देखने का कार्य किया। और ये जो अजीब सी आकृति है, ये इनके मन में थोड़ी बेचैनी पैदा करने का कार्य करेगी। ये इनके मन में क्या है, अभी थोड़ी बेचैनी पैदा करने का कार्य करेगी। लेकिन सवाल तो आप यही बनाएंगे ना कि हड़प्पा का जो टीला है, टीले का मतलब क्या होगा, इस प्रकार की आकृति जो मैं आपको बना के दिखा पा रहा हूं, इस प्रकार की आकृति देखने का कार्य किया। तो हड़प्पा के टीले को सबसे पहले देखने का कार्य किसने किया, तो यह मामला उसी समय का है जब 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन महोदय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की यात्रा पर थे। इन्होंने अचानक से क्या देखा, इस आकृति को देखने का कार्य किया। हालांकि इनमें, इनके मन में या इनके व्यक्तित्व में इस आकृति को देखने के पश्चात थोड़ा बेचैनी पैदा हुआ, लेकिन यह मामला कारगर नहीं बन पाया। कारगर क्यों नहीं बन पाया कि अगर उसी समय चार्ल्स मैसन महोदय हड़प्पा के टीले के संदर्भ में अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी इस आकृति के संदर्भ में आकर्षित करने का कार्य करते कि भैया इस आकृति को देखने की आवश्यकता है, इस आकृति को कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, इस आकृति के आसपास के क्षेत्रों को भी क्या है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इसी प्रकार के जो भौतिक अवशेष हैं हमें और भी मिले। तो यदि इस प्रकार की कैलकुलेशन उस समय की जाती तो हम तो यही कहेंगे आपको कि 1826 में ही हड़प्पा सभ्यता के जो भौतिक अवशेष हैं या हड़प्पा सभ्यता की जो खोज का धरातल है वो आपके सामने आ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चार्ल्स मैसन ने जो कुछ देखा उसके संदर्भ में अपने ही लोगों को आकर्षित नहीं करा पाए, उसके ही संदर्भ में अपने लोगों को यह नहीं समझा पाए कि इस आकृति का अपना एक वजूद है, इस आकृति का अपना एक क्या है, पुराना रहस्य है, इस आकृति को क्या है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, लेकिन हो नहीं पाया। हम तो यही कहेंगे। तो फाइनली आपको ये बात कहने का मौका मिलेगा यहां पर कि हड़प्पा सभ्यता की जो डिस्कवरी है वो 1826 में आपके सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन 1826 में चार्ल्स मैसन ने कुछ देखा तो है, लेकिन जो देखा उसके संदर्भ में बाकी लोगों को आकर्षित नहीं करा पाए। लेकिन आपको सवाल तो लेकर के चलना ही पड़ेगा। तो सवाल तो मैंने आपके सामने क्या है, इस्टेब्लिश कर दिया है। यहां पर बहुत प्यार से हमने क्या है, आपको समझाने का कार्य किया है। किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना आपको नहीं करना होगा। अब यही जो ग्राउंड ऑफ डिस्कवरी है इसको आप आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन आगे जब आप इसको बढ़ाने का कार्य करेंगे तो आप ऐसा व्यवहार ना लेके आए कि आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण कैलकुलेशंस हैं, जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं, आप उन्हीं तमाम प्रकार की जो कैलकुलेशंस हैं उनको यहाँ पर क्या है भाई इस्टेब्लिश करने का कार्य करेंगे, या उनको यहाँ पर क्या है भाई लाने का कार्य करेंगे। अब 1826 में जो कुछ हुआ वो तो आपने क्या है समझ लिया है। अब दोबारा आपको क्या है, यहाँ पर इंडिया का मैप बना के चलना पड़ेगा। अगेन आप लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर इंडिया का मैप आप बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए रफली हमने यहाँ पर क्या अगेन इंडिया का मैप बनाने का कार्य किया इस तरीके से, ठीक है। और अगेन हमने यहां पर क्या स्टैब्लिश किया भाई, अगेन मान लीजिए हमने यहां पर क्या स्टैब्लिश किया, भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट
फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया। अब यहां पर कैलकुलेशन आप क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेशन आप लेके आएंगे, तीन प्रकार से आपकी कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। एक मामला वर्ष होगा 1853 का रेफरेंस आप लेके चलेंगे, 1853 एडी का क्या है रेफरेंस आप लेके चलेंगे। और 1853 एडी में आप जानते हैं कि मामला 1853 का है, तो इस समय आपको यह भी दिखा के चलना पड़ेगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो आप लोग जान ही पा रहे होंगे कि इस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, आपको किनका रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पर आपको रेफरेंस किसका लेके चलना पड़ेगा, लॉर्ड डलहौजी साहब का। यहां पर आपको रेफरेंस किसका लेके चलना पड़ेगा, लॉर्ड डलहौजी साहब का रेफरेंस आपको लेके चलना पड़ेगा, लॉर्ड डलहौजी साहब का रेफरेंस आपको लेके चलना पड़ेगा। और यहां पर एक नाम और आप इस्टेब्लिश करके चलेंगे, ये नाम आपके लिए क्या है थोड़ा कारगर हो सकता है। एक व्यक्ति को आपको लेकर के चलना है और यहां पर जिनको आप लेकर के चलेंगे उनका नाम क्या आपको बता के चलना पड़ेगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। यह नाम कई बार परीक्षाओं में आता रहता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम क्या बताएंगे भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम बताएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम आपको बताना है। और अब पूरी कंडीशन आपको किस प्रकार से बतानी है, पूरी कंडीशन आपको इस प्रकार से बताना है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया है, यानी कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, आप ये बताएंगे कि यहां पर रेलवे लाइन, यहां पर रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य चल रहा था। ओके, यहां पर रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य चल रहा था, यहां पर रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य चल रहा था। और देखो मैंने अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आपके सामने क्यों रखा, क्योंकि इनके ही सुपरविजन में यह कार्य चल रहा था। हालांकि डलहौजी साहब इस समय क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, लेकिन भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में रेलवे का जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो किसके सुपरविजन में चल रहा था, तो आप क्या बताएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम के सुपरविजन में चल रहा था। यानी कि ये क्या है, ये इस समय एक तरीके से मेन अथॉरिटी है कि जो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य चल रहा था, तो उसमें आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम के सुपरविजन में ये कार्य चल रहा था। तो ये रेफरेंस कई बार क्या आपसे आपके परीक्षाओं में पुटअप किया जाता रहता है। अगली लैंग्वेज आपको क्या बताना है, जो काफी महत्वपूर्ण आपके लिए क्या यहां पर रह सकती है। अगली लैंग्वेज आप ये लेके चलेंगे कि इसी समय कुछ ईंटें प्राप्त हुई, इसी समय कुछ ईंटें प्राप्त हुई, इसी समय क्या है भी कुछ ईंटें प्राप्त हुई, इसी समय क्या है कुछ ईंटें प्राप्त हुई। अब ये जो आपकी ईंटें हैं, इसको हम हमेशा ये कह के चले हैं कि इट वाज द सेकंड ओकेशन। ये अंग्रेजों के सामने दूसरा अवसर आया है, दूसरा मौका आया है हड़प्पा सभ्यता को बाहर निकालने का, कि खुदाई का कार्य चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ईंटें प्राप्त हुई। तो ये जो ईंटें हैं, इन ईंटों के बारे में आपकी फर्दर कैलकुलेशंस आ जानी चाहिए थी। आपको ये कैलकुलेट करके चलना चाहिए था कि भाई ईंटें क्या बताने का कार्य कर रही हैं, और अगर हम जमीन के नीचे खुदाई का कार्य कर रहे हैं और लगातार जो हमको ईंटें प्राप्त हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर कोई ओल्ड सिविलाइजेशन दबा हुआ है। लेकिन ये ईंटें प्राप्त हुई है ना, 1853 में ईंटें प्राप्त हुई जब खुदाई का कार्य चल रहा था। लेकिन ये इन ईंटों के साथ क्या हुआ, इन ईंटों के साथ ये हुआ कि इन ईंटों को रेलवे ट्रैक पर बिछा दिया गया। इन ईंटों को रेलवे ट्रैक पर बिछा दिया गया। इन ईंटों को रेलवे ट्रैक पर बिछा दिया गया। ओके, इन ईंटों को रेलवे ट्रैक पर क्या है भाई बिछा दिया गया। इन ईंटों को रेलवे ट्रैक पर क्या है बिछा दिया गया।
ताकि आप अपने ही रेलवे ट्रैक को थोड़ा क्या है मजबूती दे पाए। जबकि आपको यहां पर जो ईंटें प्राप्त हो रही थी, इन ईंटों के बारे में आपको अपनी फर्दर कैलकुलेशन लानी चाहिए थी, इनका रहस्य आपको जानना चाहिए था। अगर अंग्रेज ऐसा कार्य करते तो हमको ये बात कहने का मौका मिल ही जाएगा कि जो 1826 में नहीं हो पाया वो 1853 में हो जाता। लेकिन इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने, हालांकि जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम हैं ये जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मुझे बड़ा ये अजीब सा लगता है कि आप ही के सुपरविजन में ये तमाम प्रकार का व्यवहार वहां पे हो रहा था और आप बहुत ही अच्छे एक आर्कियोलॉजिस्ट माने गए हैं, आपसे ये चीज कैसे बच गई? और ऐसे भी नहीं कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिला होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिला होगा, लेकिन जिस तरीके से जो आपके वर्कर्स हैं या जो आपके अधिकारी हैं या जो आपके कर्मचारी हैं, उन्होंने ईंटों के बारे में कोई भी फर्दर स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं की। इतना हुआ कि ईंटों को उठा करके उनको रेलवे ट्रैक पर बिछा दिया गया ताकि आप अपने ही रेलवे ट्रैक को थोड़ी और अधिक क्या है मजबूती दे पाएं। यानी कि 1853 में भी अंग्रेज हड़प्पा सभ्यता को बाहर नहीं निकाल पाए। फर्स्ट ओकेशन आपने कब दिखाया? 1826 में दिखाया। और सेकंड ओकेशन आपने कब दिखाया? वो 1853 में आपने दिखाया। ये दो ऐसे मजबूत ओकेशंस हैं कि जिनको आधार बना करके हम बहुत ही प्यार के साथ कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या तो 1826 में आपके सामने आ जाता या 1853 में क्या है आपके सामने आ जाता, लेकिन हो नहीं पाया जो होना चाहिए था। तो ये दोनों कैलकुलेशन क्या है, इनको आप कभी भी क्या है भी अपने आप से दूर करके नहीं चलेंगे, इनको आप कभी भी क्या है अपने आप से दूर करके नहीं चलेंगे। यहां पर सवाल भी हैं और अगर आप इनको कैलकुलेट करने का कार्य करोगे तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के संदर्भ में आप एक सीक्वेंस जनरेट कर पाओगे। और ये जो आपका सीक्वेंस जनरेट करने वाली बात है, ये अपने आप में क्या है भी काफी महत्वपूर्ण बात भी है। आप इन चीजों को क्या है थोड़ा स्किप करके नहीं चल सकते। अब मामला आपको क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा अलग से आपको बनाना पड़ेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के दिखाता हूं। इसको क्या कहा जाता है? एएसआई कहा जाता है। एएसआई, इसका रोल अब आपको दिखाना पड़ेगा। इसका रोल क्या है अब आपको दिखाना पड़ेगा। और जो शॉर्ट फॉर्म में हमने यहां पर क्या है एएसआई लिखा है, इसी को क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल, इसी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? इसको कहा जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ेगी और इसी का यूज करते हुए क्या है भी आप हड़प्पा सभ्यता की जो फाइनल डिस्कवरी है उसके ग्राउंड को आप क्या है कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, आप इसके साथ क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आपको ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना कब हुआ तो आप क्या कहेंगे? 1861 एडी कहेंगे। 1861 एडी आपको कह के चलना पड़ेगा। यानी कि यहां पर जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुआ? 1861 में हुआ। अब यदि मामला 1861 का है तो मेरे प्यारे साथी अगला रेफरेंस क्या बनाएंगे? अगला रेफरेंस आपको ये बताना पड़ेगा कि वायसराय ऑफ इंडिया। इस समय वायसराय ऑफ इंडिया आपको कौन लेकर के चल रहे हैं? इस समय हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया? तो रिगार्डिंग दिस योर आंसर शुड बी लॉर्ड कैनिंग। आप जान ही पा रहे होंगे रिगार्डिंग दिस योर आंसर शुड बी क्या है? लॉर्ड कैनिंग। इस समय भारत के वायसराय आपको कौन दिखाई पड़ेंगे? लॉर्ड कैनिंग आपको दिखाई पड़ेंगे। कौन दिखाई पड़ेंगे? लॉर्ड कैनिंग आपको दिखाई पड़ेंगे। अब कई बार ये भी हो जाता है कि जो हमारे लिए यहां पर क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कई बार ऐसा सवाल आ रखा है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे क्या है पुटअप किया जाता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके पहले महानिदेशक कौन थे, है ना? इसके पहले महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक का मतलब क्या हो जाता है? डायरेक्टर जनरल हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरेक्टर जनरल हो जाता है। इसके पहले महानिदेशक कौन थे? 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 तो यहां पर आपको नाम क्या बताना है? अलेक्जेंडर कनिंघम, वही नाम जो मैंने पुराना आपको दिया है। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है एएसआई के?
अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या है, इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है। होता क्या कि इस प्रकार के जो रेफरेंस है ना, ये अचानक से आपके पेपर में कई बार आ जाते हैं, तो इसलिए जब जब मैंने हड़प्पा सभ्यता की डिस्कवरी का ग्राउंड कैलकुलेट किया है तो मैं सीक्वेंस लेकर के चला हूं, है ना, क्योंकि यहां पर जो आपके सीक्वेंस हैं ये आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब यहां पे जो आपका एएसआई है, एएसआई को जोड़ो जरा। अब यहां पर नेक्स्ट कैलकुलेशन आप क्या करेंगे, तो यहां पर जो आपकी नेक्स्ट कैलकुलेशन आपको करनी है, आपको यह बताना है कि ऐसे लिखना है कि जब जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में यूके ट्रिपलएससी या यूके पीएससी आजकल जो भी सवाल पुटअप करने का कार्य कर रहा है, उसमें जॉन मार्शल साहब को क्या है, उसने प्रमोट किया है। आप इस नाम को बिल्कुल अपने साथ जोड़ के चलेंगे। हम ये कहेंगे कि जब जॉन मार्शल कोमा एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। अब यहीं पर आप क्या है, कैलकुलेशन करने का कार्य करेंगे। यानी कि जब जॉन मार्शल एएसआई के महानिदेशक थे तो हम कहेंगे तब इन्हीं के दिशा निर्देशों के अंतर्गत व्यवहार करते हुए, ठीक है। अब दो नाम आपको जोड़ के चलने पड़ेंगे, दो नाम यहां पर क्या है भाई, आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। तब इन्हीं के दिशा निर्देशों के अंतर्गत व्यवहार करते हुए एक ग्राउंड आप कहां लेके जाएंगे, 1921 में लेके जाएंगे, और एक ग्राउंड आप कहां लेके जाएंगे, 1922 में लेके जाएंगे। 1922 में क्या आप यहां पे लेकर के जाएंगे। 1921 में क्या होगा, दयाराम बहादुर, है ना, इनको कई तरीके से कहा जाता है, साहनी भी कहा जाता है, सयानी भी कहा जाता है। दयाराम बहादुर साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, 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 हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। तो आप देख पा रहे हैं कि इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल आपको मिलेगा, तो इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल आपको मिला है वो 1922 एडी में मिला है और हड़प्पा नामक स्थल है। तो जो आपके दयाराम बहादुर साहनी हैं, इन्होंने क्या है, हड़प्पा सभ्यता के रिगार्डिंग जो वेरी फर्स्ट साइट है उसको डिस्कवर करने का कार्य किया, और ये कार्य कब हुआ, 1921 में हुआ। इसी तरीके से यहां पर भी आपको एक लैंग्वेज बना करके चलनी पड़ेगी। 1922 में क्या होगा, एक अदर इंडियंस आपको मिलेंगे, आप जान ही पा रहे होंगे, राखल बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की, ओके, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। तो ये दोनों ही स्थल क्या हैं, इस सभ्यता के वेरी फर्स्ट साइट्स माने गए हैं। शुरुआत में इन्हीं को डिस्कवर किया गया है, और ये मामला आपको फाइनली प्रमोट किसकी ओर से करके चलना था, ये एएसआई की ओर से क्या है, यहां पर आपको अपनी वेरी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन लेकर के आनी थी। यानी कि एएसआई का जो रोल है या एएसआई की जो भूमिका है, ये आपको यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा। ये आपको यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, दिखाना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से यहां तक के डिस्कशन को आधार बनाते हुए आप बड़े प्यार के साथ ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की डिस्कवरी के रिगार्डिंग
पहल का जो मामला है वो किसका रहेगा, ब्रिटिशर्स का रहेगा। और जो ग्राउंड ऑफ कोऑपरेशन है वो आपको किसकी ओर से लेकर के आना पड़ेगा, वो आपको किसकी ओर से दिखाना है, वो आपको इंडियंस की ओर से दिखाना है। और फाइनली दो सीक्वेंस मैंने पहले बताए, और अब यहां पर क्या आप एएसआई का रोल आप दिखाएंगे, और एएसआई का रोल दिखाते हुए क्या है, इस तरीके से आप अपने आप को कैलकुलेट कराएंगे। और फाइनली हड़प्पा सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में जो वेरी फर्स्ट 2 मेजर साइट्स आपको मिली हैं लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये आपके सामने क्या आ जाती हैं। तो जो आपका डिस्कवरी का मामला है उसमें अगर आप इतने कैलकुलेशन करके चलते हैं तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और आपको यहां पर क्या है, एक सीक्वेंस भी क्या है, बन जाता है। तो हम तो यही मान के चलेंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। इन तमाम प्रकार की चीज़ों के संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होगा, या आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या असुविधा नहीं होगी, है ना। और हमने पहले भी आपको कई बार बताया कि दक्ष बैच का मोटिव ही ये है कि दक्ष बैच जो है सामान्य अध्ययन के संदर्भ में आपको बहुत ही गहराई में लेकर के जाएगा, और गहराई में लेकर के जाएगा और आपको जागरूक कराने का कार्य करेगा। और देखिए, दक्ष बैच का जो ग्राउंड ऑफ बेनिफिट है उसकी तो खासियत आपको पता ही होगी कि दक्ष बैच का जो मामला है वो लाइफ टाइम है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा पढ़ते रहना है, इसका मतलब ये कि जीएस के संदर्भ में आपको केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट करके चलना पड़ेगा, मात्र एक बार, और एक बार ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि तैयारी के दौरान आर्थिक समस्या अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है। इसी नाते हमको बहुत लोगों ने कहा कि लाइफ टाइम आप जो वैलिडिटी उसको लेकर के ना चलें। मैंने कहा बच्चा बार बार या विद्यार्थी बार बार क्या है, पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाता है, और यदि उनको हम सामान्य अध्ययन पढ़ाना ही चाहते हैं तो हम उनसे केवल क्या है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। और इस बैच का आप देखेगा कि एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना है और फायदा आपका क्या है, कितना बड़ा है। चिंता ही गायब, केवल आपको पढ़ना है, केवल आपको डिस्कशन जो होते हैं उनके साथ जुड़ के काम करना है। ईमानदारी से अपने आप को क्या है, सामान्य अध्ययन के संदर्भ में जागरूक कराते रहना है, और बार बार फीस सबमिट करने का जो आपका ये मामला रह जाता है वो सारी के सारी जो है चिंताएं जो हैं अब आपके सामने नहीं आएंगी, है ना। तो इस तरीके से एक मामला क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हमने यहां पर क्या है डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब जो आजकल उत्तराखंड की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पुटअप किया जा रहा है वो मामला क्या बनता है। जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने क्या लिखा, हड़प्पा सभ्यता। मान लीजिए हमने आपके सामने क्या लिखा भाई, हड़प्पा सभ्यता। अब ये जो ग्राउंड हम आपके सामने बना रहे हैं, ये ग्राउंड यूके SSC का भी मोस्ट फेवरेट है, और ये जो आपका ग्राउंड है ये यूके PSC का भी क्या है, मोस्ट फेवरेट है। हड़प्पा सभ्यता को अब आपको क्या देना पड़ेगा, हड़प्पा सभ्यता को आपको क्या है, हम इसको कहेंगे, इंग्लिश में कह लेते हैं टाइम पीरियड। इसको क्या कहेंगे हम, टाइम पीरियड ऑफ दिस सिविलाइजेशन, यानी कि इस सभ्यता का जो समय, जो कई बार आपसे आपकी परीक्षाओं में पुटअप किया जाता है, इस सभ्यता का समय आप क्या लेके चलेंगे, तो उसको ऐसे कहा जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का टाइम आप क्या बता के चलेंगे। तो टाइम को लेकर के मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और यदि आप अपने पुराने पेपर्स को विजिट करने का बात करोगे तो आपके पुराने पेपर्स में कार्बन डेटिंग का रेफरेंस बार बार लिया गया है, और जो आपका पुराना पेपर उसमें जॉन मार्शल साहब का जो रेफरेंस है वो बार बार लिया गया है। तो मैं यहां पर कुछ नाम आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे पहले नाम लिख लेते हैं। जैसे एक नाम तो आप क्या लेके चलेंगे, फादर एच हेराप्स। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का टाइम क्या बताया है। इस नाम को मैंने हमेशा इस नाते कैलकुलेट किया है क्योंकि इनकी कैलकुलेशन क्या है, बहुत ही एब्सर्ड है, एकदम बिखरी हुई है, एकदम अजीब सी है। तो जो बिखरी हुई कैलकुलेशंस हैं या अजीब सी जो बातें हैं, कई बार वो भी क्या है आपके एग्जामिनेशन में पुटअप कर ली जाती हैं। एक नाम आप लेके चलेंगे, माधो स्वरूप। एक नाम आप क्या लेके चलेंगे, माधो स्वरूप
VATSA, माधव स्वरूप वस। ये नाम भी आपके लिए यहाँ पर अच्छे हैं और इन पर भी कई बार सवाल आ चुके हैं। नेक्स्ट जो उत्तराखंड में काफ़ी लोकप्रिय बने हुए हैं, नेक्स्ट आपके सामने कौन आएंगे? जॉन मार्शल। नेक्स्ट आपके सामने कौन आएंगे? जॉन मार्शल। इनकी ओर से तो भाई यूपीएससी कई बार बातें कर चुका है कि इनके अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा। नेक्स्ट आपको लेकर के चलना पड़ेगा कार्बन डेटिंग की जो पद्धति होती है। तो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आपको क्या लेकर के चलना है। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, कम से कम इतनी कैलकुलेशन टाइम पीरियड के बारे में क्या है आपके ग्रिप में होनी चाहिए। कम से कम इतनी जो कैलकुलेशन है ये टाइम पीरियड के बारे में आपके ग्रिप में होनी चाहिए। ये वो मामले हैं जो लगातार आपसे पुटअप किए गए हैं, या ये ऐसे मामले हैं जो आपके लिए यहां पर क्या है काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर फादर एच हेराप्स कितनी अजीब सी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड आप लेके चलेंगे वो कितना हो जाना चाहिए? वो 6000 BC इन्होंने बताया, 6000 BC इन्होंने बताया, जो बिल्कुल भी क्या है कारगर नहीं है। इसी नाते मैंने बताया कि कुछ कई बार जो है आपकी बिल्कुल एब्सर्ड कैलकुलेशन होती हैं, अजीब सी कैलकुलेशन होती हैं, लेकिन वो कई बार क्या है आपकी परीक्षाओं में आ भी जाती हैं। 6000 BC का तो कोई तुक बनता ही नहीं है, आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी जाना होगा। माधव स्वरूप वश थोड़ा नजदीक में आते हैं और माधव स्वरूप वश बताते हैं कि इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 3500 BC से है ना, ये बताते हैं 3500 BC से बताएंगे कहाँ लेके जाएंगे 2700 BC तक बताएंगे। यानी कि जो यहां पर आपके माधव स्वरूप वश हैं उन्होंने बताया कि इस सभ्यता का जो आपका टाइम पीरियड है, जो कालक्रम है वो क्या है 3500 BC से लेकर के क्या है 2700 BC के बीच आपको मिलेगा। जॉन मार्शल 3250 BC से लेकर के 3250 BC से लेकर के हमें मेरे प्यारे साथियों ये लेकर के जाते हैं 2750 BC तक इन्होंने बताया हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड। कार्बन डेटिंग में आप लेके चलेंगे 2500 BC से लेकर के 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक आप लेकर के चलेंगे। 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक आपको लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। अगर ल्यूसेंट की बुक में कार्बन डेटिंग का समय यहां पर 2350 BC दिया गया होगा तो आप उसको काट के यहां पे क्या करेंगे 2500 BC करेंगे। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग और आपका जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो प्रॉपर टाइम पीरियड है वो 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक ही है। यानी कि यहां पर जो भी हमने टाइम्स आपको यहां पर दिए हैं इनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई जो एरर है वो भी आप लेकर के नहीं चलेंगे। कोई भी जो आपका एरर है आपको लेकर के चलना ही नहीं है। तो इस तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता का आपका जो टाइम पीरियड है आप हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करके चलेंगे। ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है और कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग क्या है। और इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं और इस प्रकार के जो सवाल है वो किसी भी कंडीशन में आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा मेरिट में बने रहें तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। इसीलिए मैं बड़े ठहराव के साथ दक्ष बैच को लेकर के चल रहा हूं। डिस्कशन उसी हिसाब से हो रहे हैं ताकि कक्षाओं के ही दौरान आप तमाम प्रकार की वैल्यूज को क्या है अपने माइंड में इजीली स्टैब्लिश कर पाएं। तो उसी हिसाब से मैं आपको लेकर के चला हूं यहां पर। चलिए, ये आपने मामला क्या कैलकुलेट किया कि टाइम पीरियड के बारे में आप जान गए कि कैसे आपकी कैलकुलेशन आ जानी चाहिए और टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी जान गए हैं कि किस तरीके से सवाल पनपते हैं। और यही किसी भी क्लास का एक मोटिव होता भी है कि अपने ही विद्यार्थियों को ये समझा करके चले कि सवाल कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, कब आपको अपने आप को एक्सपोजर देना है, कब अपनी कैलकुलेशन को आप एक्सपेंड करने का कार्य करेंगे और कहां अपनी कैलकुलेशंस को आपको क्या है कंसाइज वे में लेकर के चलना है। तो ये कक्षाओं के दौरान तमाम प्रकार की जो बातें हैं मेरे प्यारे साथियों ये सीखी जाती हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, अब आप डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता का नामकरण
और ये जो आपका नामकरण है, नामकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नामकरण को इंग्लिश में कहा जाता है नोमेनक्लेचर। क्या कहेंगे? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का नामकरण, ये कैलकुलेशंस क्या है आपको करनी आनी चाहिए। बिल्कुल उसी हिसाब से क्या है हम टॉपिक को लेकर के चले भी हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो आपका नामकरण है ये भी चर्चा का विषय बनता है, और हम इसको क्या है भाई यहाँ पर स्किप करके नहीं चल सकते, या हम इसको यहाँ पर क्या है भाई छोड़ के नहीं चल सकते। अब हड़प्पा सभ्यता के नामकरण में आपके लिए क्या है, इधर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नामकरण में आपके लिए क्या है, अनिवार्य शब्दावलियां रहेंगी कुछ जिनका प्रयोग आपको लेकर के चलना पड़ेगा। अनिवार्य शब्दावलियां रहेंगी कुछ, ओके, अनिवार्य शब्दावलियां, अनिवार्य शब्दावलियां रहेंगी कुछ जिनका यूज क्या है आपको यहां पर करना है। तो देखिए अनिवार्य शब्दावलियां जो है ये किस प्रकार से आप लेके आएंगे, तो अनिवार्य शब्दावलियां आपको इस प्रकार से लेकर के आना है। देखिए किस तरीके से आप अपने कैलकुलेशन लेकर के आएंगे। तो अनिवार्य शब्दावलियां ऐसे आएंगी, जैसे शुरुआत आप कहां से करेंगे, इस शब्दावली से करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ओके। एक यहां पर आप स्टैब्लिश करके चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और एक शब्दावली जो आपको यहां पर जोड़ के चलना पड़ेगा, जिसमें आप कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे कांस्य, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता आपको कह के चलना पड़ेगा। और जो यहां पर आपका कांस्य युगीन सभ्यता है उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ब्रोंज, उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। और एक जो अनिवार्य शब्दावली आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा आपका, उसको आप कहेंगे नगरीय सभ्यता। क्या कहेंगे भाई, नगरीय सभ्यता आपको कहना है। क्या कहना है, नगरीय सभ्यता आपको कहना है। तो हड़प्पा सभ्यता के नामकरण में क्या है, आप इन 4 प्रकार की अनिवार्य शब्दावलियों का प्रयोग करके चलेंगे। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया, और इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, आप इनके संदर्भ में एक बार अपने विचारों को प्रस्तुत करने का कार्य करें। तो 4 प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग आपको करके चलना है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिएगा, कैलकुलेशन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता आप इसको क्यों कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता आप इसको क्यों कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? हड़प्पा सभ्यता आप इसको इस नाते कहेंगे, है ना, क्योंकि हड़प्पा, लैंग्वेज क्या बनेगी, क्योंकि हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता के संदर्भ में खोजा गया, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता के संदर्भ में खोजा गया पहला स्थल, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता के संदर्भ में, इस सभ्यता के संदर्भ में खोजा गया पहला स्थल बताना है आपको, खोजा गया पहला स्थल, खोजा गया पहला स्थल, ओके। चलिए अब यदि आपको यह बताना हो कि इस सभ्यता को आपने कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा, या इस सभ्यता को आपने क्या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा, तो यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि ब्रोंज जो आपका कांसा है, यानी कि ब्रोंज, ब्रोंज कोमा इस सभ्यता के लोगों, 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 यानी कि जो मामला ब्रोंज का है, तो ब्रोंज के बारे में आप कैलकुलेशन क्या लेके चलेंगे कि ब्रोंज जो है इस सभ्यता के लोगों द्वारा,
इस सभ्यता के लोगों द्वारा, इस सभ्यता के लोगों द्वारा व्यापक पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर प्रयोग की गई धातु रही, प्रयोग की गई धातु रही, प्रयोग की गई धातु रही, प्रयोग की गई धातु रही। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जिस मेटल का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया तो मेटल आपका क्या बन के आया, वो मेटल आपका बन के आया ब्रोंज। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ब्रोंज यानी कि जो कांसा है इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जिस धातु का वेरी कॉम्प्रिहेंसिव यूज किया उसका नाम क्या, ब्रोंज है। इसी नाते इसको क्या कहा जाता है, इसी नाते इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। नगरीय सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को अगर आपको एक अर्बन सोसाइटी कहना है या अर्बन सिविलाइजेशन अगर आपको कहना है यानी कि या नगरीय सभ्यता कहना है तो आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि इस सभ्यता का नगरीकरण, या ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि इस सभ्यता का नगर नियोजन, क्योंकि इस सभ्यता का टाउन प्लानिंग, यानी कि क्योंकि इस सभ्यता का नगर नियोजन, क्योंकि इस सभ्यता का नगर नियोजन कोमा इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता रही, कोमा इस सभ्यता की जैसे लिख लेते हैं इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही, इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। इस सभ्यता की क्या है भी, एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। इस सभ्यता की क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। जो टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग इस सभ्यता का क्या है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वन फीचर माना जाता है। और इस सभ्यता के टाउन प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी क्यों कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता की ओर से जो आपने सबसे पहला स्थल खोजा उसका नाम ही क्या था, हड़प्पा था। इस नाते आपने इसको हड़प्पा कहा। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन आपने क्यों कहा, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने जिस धातु का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया वो धातु क्या थी, ब्रोंज थी। तो इसको आपने क्या कहा, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा। नगरीय सभ्यता क्यों कहा वो हमने आपको क्या बता दिया है। अब मामला किसका है, सिंधु घाटी सभ्यता का है कि आपने इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा। तो पहले तो हम इसकी एक लैंग्वेज आपको देना चाहेंगे कि यदि आप इस सभ्यता को क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कहना चाहते हैं, यदि आप इस सभ्यता को क्या है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता कहना चाहते हैं, यदि आप इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना चाहते हैं तो फिर कोई ना कोई वजह तो आपको अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा, कोई ना कोई वजह तो आपको अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप इसको क्यों कहेंगे, ये कहेंगे क्योंकि प्रारंभ में इस सभ्यता के अधिकांश स्थल, क्योंकि प्रारंभ में इस सभ्यता के अधिकांश स्थल, क्योंकि प्रारंभ में इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों से खोजे गए। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों से खोजे गए। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों से खोजे गए, यही एक रीजन है कि इस सभ्यता को आपने क्या कहा, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा। तो यदि आपको यह बताना हो कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया तो फिर आपका रेफरेंस क्या आ जाना चाहिए कि भाई जब प्रारंभिक समय में उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ या खुदाई का कार्य स्टार्ट हुआ तो इस सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में या इस सभ्यता के संदर्भ में जो अधिकांश स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों से खोजे गए। इस नाते इसको क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। लेकिन अब बात समझो, यदि आपका एग्जामिनर आपसे सवाल ये पूछता है कि इस सभ्यता का लोकप्रिय नाम, इस सभ्यता का लोकप्रिय नाम
अगर वो सवाल ये पुटअप कर लेता कि इस सभ्यता का लोकप्रिय नाम आपको क्या लेकर के चलना है, या इस सभ्यता का लोकप्रिय नाम क्या माना जाए, तो अगर कोई ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए कि इस सभ्यता का लोकप्रिय नाम आप क्या लेके चलेंगे, तो इस सवाल का आंसर आप कैसे लेके चलेंगे? लोकप्रिय नाम जो होगा वो हड़प्पा सभ्यता ही होगा। लोकप्रिय नाम जो होगा मेरे प्यारे साथियों, वो क्या होगा? वो हड़प्पा सभ्यता ही होगा। वो क्या होगा? वो हड़प्पा सभ्यता ही होगा। क्योंकि जैसे जैसे उत्खनन कार्य आगे बढ़ा तो इस सभ्यता के संदर्भ में जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के दूर वाले क्षेत्रों में भी खोजे गए, है ना। शुरू में तो ऐसे हुआ कि जब उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ तो अधिकांश स्थल जो आपके अधिकांश जो स्थल हैं वो कहाँ हैं? वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों से डिस्कवर किए गए, क्योंकि शुरुआती दौर में ऐसा देखा गया कि इस सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों से खोजे गए। लेकिन जैसे जैसे उत्खनन कार्य आगे बढ़ता गया, खुदाई का कार्य आगे बढ़ता गया, तो सिंधु नदी के क्षेत्रों से दूर वाले जो क्षेत्र हैं वहां से भी क्या हुआ? इस सभ्यता के अधिकांश स्थल खोजे गए। इस नाते जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो आपके हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने नई कैलकुलेशन की, वो ये थी कि भाई इस सभ्यता का लोकप्रिय नाम क्या रखा जाए। तो आंसर क्या आया? हड़प्पा सभ्यता। क्यों आया? क्योंकि हड़प्पा जो है वो इस सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में खोजा गया पहला स्थल है। इस नाते, है ना, इस सभ्यता का यदि आपको लोकप्रिय नाम बता करके चलना पड़े तो लोकप्रिय नाम क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता होगा। और बाकी जो अदर मेजर रेफरेंसेस हैं आपको किस तरीके से लेकर के चलने हैं, वो तमाम प्रकार की जो कैलकुलेशन है हमने आपके सामने कर दी है। पूरी ड्राफ्टिंग क्या है आपके सामने। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, हम तो यही चाहेंगे कि यदि आप सामान्य अध्ययन के संदर्भ में अपने आप को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, अपने आप को अनुशासित करना चाहते हैं, हम केवल अपनी बातें कर रहे हैं, हम केवल क्या है दुष्यंत सिविल क्लासेस की बात कर रहे हैं कि यहाँ से सामान्य अध्ययन के संदर्भ में आपको किस प्रकार से व्यवस्थित करवाया जाएगा, किस प्रकार से आपको अनुशासित करवाया जाएगा। सिंगल वन क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना है और हमेशा के लिए अपने आप को क्या है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, हम तो यही चाहेंगे कि बिल्कुल जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन बार बार चिंता का जो भाव है कि अब ये सबमिट करना है, अब वो सबमिट करना है, अब ये करना है, अब ऐसा करना है, वो बिल्कुल चिंताएं आपकी क्या हैं, आपसे दूर हो जाएंगी। आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर गहराई है, प्रॉपर ठहराव है, हर एंगल को आपको क्या है कैलकुलेट करवाया जा रहा है। किस तरीके से सवाल पनपेंगे, कैसे उनको आपको टैकल करना है, वो तमाम प्रकार की बातें क्या हैं दक्ष बैच के माध्यम से आपके सामने आ रही हैं। और ये कहानी हर बैच में है, ये कहानी क्या है हर बैच में है। चाहे इतिहास का समावेश बैच क्यों ना हो, चाहे नागरिक शास्त्र का सिंधु बैच ही क्यों ना हो, हर बैच में इसी प्रकार की वेरी इफेक्टिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन चल रही है। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों और अपेक्षाओं के अभाव में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।